नमस्कार। चलिए आज पौधों की इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर झांकते हैं और जानते हैं कि एक छोटे से पौधे की कोशिका के अंदर क्या क्या छिपा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पत्तियां हरी हैं, फूल पीले हैं और टमाटर लाल। पर कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब हमें सेल के अंदर की एक गजब की दुनिया में ले जाएगा। तो इस रंगीन पहेली का जवाब आखिर है क्या? देखिए, इसका राज छिपा है पौधे की कोशिकाओं के अंदर मौजूद बहुत ही छोटी छोटी संरचनाओं में, जिन्हें हम प्लास्टिड या लवक कहते हैं। यही वो छोटे पावर हाउस हैं जो पौधों को उनके खास रंग देते हैं। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं, ये प्लास्टिड या लवक आखिर होते क्या हैं? असल में ये पौधे की हर कोशिका के अंदर मिलने वाले खास ऑर्गेनेल हैं। और कमाल की बात यह है कि ये इतने बड़े तो होते हैं कि एक सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनके अंदर होते हैं पिगमेंट्स, मतलब रंग देने वाले पदार्थ, जो पौधों की दुनिया के सारे रंगों के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। सारे लवक एक जैसे नहीं होते। ये समझिए कि ये विशेषज्ञों का एक परिवार है और हर किसी का अपना एक खास काम है। चलिए इसके 3 मुख्य प्रकारों को जानते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की तुलना करना बड़ा मजेदार रहेगा। देखिए, सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं और इनका काम है फोटोसिंथेसिस, यानी पौधी के लिए एनर्जी बनाना। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। इनमें कैरोटीन जैसे पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों फलों को उनका पीला, नारंगी और लाल रंग देते हैं। और आखिर में है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें कोई रंग नहीं होता, पर इनका काम बहुत जरूरी है। ये भोजन को स्टोर करते हैं। तो भले ही ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है, पर इन्हें कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये कोशिका की पेंट्री या स्टोर रूम की तरह है। जैसे एमाइलोप्लास्ट स्टार्च जमा करते हैं, आलू इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, वैसे ही इलायोप्लास्ट तेल और फैट जमा करते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट जाहिर है प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो रंग नहीं है, पर काम बहुत बड़ा है। तो चलिए अब उस लवक की बात करते हैं जिसके बारे में हम सब ने सबसे ज्यादा सुना है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। अब हम जरा जूम इन करके इस ग्रीन पावर हाउस के अंदर की मशीनरी को देखने वाले हैं। सोचिए जैसे कोई किला हो। क्लोरोप्लास्ट भी एक दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी। और मजे की बात यह है कि जो अंदर वाली झिल्ली है ना, वो कम पारगम्य होती है। मतलब वो बहुत सख्ती से कंट्रोल करती है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। अब इस भीतरी झिल्ली के अंदर झांकें तो 3 मुख्य चीजें मिलती हैं। एक है स्ट्रोमा या पीठिका, जो एक तरल पदार्थ से भरी जगह है। दूसरा है थाइलेकॉइड, ये चपटी थैली जैसी बनावट होती है जहां फोटोसिंथेसिस का असल काम होता है। और तीसरा है ग्रेना, जो इन्हीं थाइलेकॉइड्स के ढेर होते हैं। ये तीनों एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ग्राना की बनावट को समझने के लिए ये सिक्कों वाली मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। कहा गया है कि थाइलेकॉइड सिक्कों की चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। है ना एकदम आसान तरीका इसे याद रखने का? तो जैसा हमने देखा, ग्राना थाइलेकॉइड के ढेर हैं, पर ये बस ऐसे ही रखे हुए ढेर नहीं हैं। ये आपस में चपटी नलिकाओं से जुड़े होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये सब मिलकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत ही मुनज़्ज़म, एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं, जो किसी कुशल फैक्ट्री की तरह काम करता है। क्लोरोप्लास्ट की कुशल फैक्ट्री वाली बात को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि इसके स्ट्रोमा में एंजाइम और डीएनए तो होता ही है, पर साथ ही इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, राइबोसोम। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट अपने कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकता है। राइबोसोम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1953 में जॉर्ज पेलिड ने इन्हें पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। ये बनते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन से। और इनकी एक सबसे खास बात यह है कि इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती, जो इन्हें कोशिका के दूसरे ऑर्गेनेल से बिल्कुल अलग बनाती है। अच्छा, अब राइबोसोम भी 2 मुख्य साइज के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें मिलता है 70S टाइप का राइबोसोम। और मजे की बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ठीक यही 70S वाला राइबोसोम ही मिलता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के बाकी हिस्से यानी साइटोप्लाज्म में मिलने वाले बड़े 80S राइबोसोम से अलग है।
अब ये एस क्या चीज़ है? ये एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये कोई सीधा साधा माप नहीं है, बल्कि ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी कण के साइज और डेंसिटी को मापने का एक तरीका है। और यही वजह है कि इसकी सब यूनिट्स को सीधे सीधे जोड़ा नहीं जा सकता। तो अगली बार जब कोई रंग बिरंगा फूल या हरी पत्ती दिखे तो याद रखिएगा कि हम असल में एक बहुत ही जटिल और व्यवस्थित दुनिया को देख रहे हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक अकेली कोशिका में इतनी कमाल की जटिलता है तो उसके अंदर और न जाने कितने राज छिपे होंगे।